लेट मी बिगिन द लेक्चर। सो आज का हमारा आर्टिकल जो है दैट इज बेस्ड अपॉन न्यू काइंड ऑफ द फोर्स, जिसको हम आज कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम बोलने वाले हैं। अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट्स अ कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ एन interaction, is arising because of interaction. So that's a interaction between the charged particles. As interaction between the charged particles which creates the contact force. अब सीधी सी बात है कि हमें वो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे दिख तो रही नहीं है, पर ऐसा तो है नहीं ना कि जो चीज ना दिखे मतलब वो होती नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। सो इसका मतलब देर आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनटू प्ले, इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनटू प्ले। टेंशन फोर्सेस में भी वैसा ही होता है, और आज जो हम फोर्सेस पढ़ने वाले हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। द फोर्सेस आर एट द इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर लेवल, वहां पर ये फोर्सेस होती हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरैक्शन फोर्सेस। हमने इन फोर्सेस को एक नाम दिया, दैट इज अ रिएक्शन फोर्सेस। इनका नेचर हमसे पूछा गया, तो नेचर बहुत सिंपल है, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का ही ओरिजिन जो होता है दैट इज सपोज्ड टू बी द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फोर्सेस डेवलप होती है। यहां पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टैक्ट के ऊपर है कि जब तक कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तो ये फोर्स नहीं आएगी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, द एंट इज बेसिकली पुशिंग दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, द एंट इज पुशिंग द ब्लॉक एंड देयरफॉर देयर इज अ कॉन्टैक्ट व्हिच इज मेंटेन्ड। और जब तक वो कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड होगा तब तक वो ब्लॉक मूव कर रहा है। अभी कॉन्टैक्ट नहीं है तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, फिर कॉन्टैक्ट है तो ब्लॉक मूव कर रहा है। So the idea of the forces over here is supposed to be a contact force. Like we walk, जब हम walk करते हैं किसी surface पे, so as you walk on the surface, so what do? We provide an action on the ground. Where is that action on the ground? This is the direction of the action. This is the action produced by our foot. जैसे हम ground को पीछे push करते हैं by an action. उसी instant पे, उसी समय पे, क्योंकि हमें पता है action, reaction, pair of forces act simultaneously. So उसी instant पे there is supposed to be the force which is acting over here, और ये force कौन सी है? That is supposed to be the reaction force over here. That's a force which is acting at the very instant, action के opposite reaction. और जो reaction force हमारी free body पे लगी, हमारे object के ऊपर, हमारे ऊपर, उसके दो components हैं. There are the two components over there. और वो component की values को check करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can check this angle. So this is एंगल, उस एंगल को हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं और रिएक्शन फोर्स को आर से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं पहले उन दोनों कंपोनेंट्स को देखें। एक ये वाला डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस इज अलोंग द सरफेस। क्या बोलेंगे? अलोंग द सरफेस। कौन सा सरफेस? और द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सो द सरफेस इज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और ये जो फोर्स लगेगी यहाँ पे विच इज आर साइन थीटा, this is r sin theta, that is a force acting along the surface, जिसको हम tangential to the surface भी बोल सकते हैं, that is a tangential to the surface, is also a contact force, क्योंकि contact तो basically reaction है, फुट का ग्राउंड के साथ contact है, उससे वो force डेवलप हुई है, that's a contact force, that's a reaction force, उसका एक component है that is acting along the surface. और उसका दूसरा कंपोनेंट भी है, दैट इज आर कॉस थीटा ओवर हियर. दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस. कहां पे? नॉर्मल टू द सरफेस. इस आर कॉस थीटा को हम बोलेंगे द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रिपीटिंग, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स. द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अब परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोल सकते हैं, तो हेंस दिस फोर्स इज नोन एज a normal reaction force. क्या बोल रहे हैं? A normal reaction force. So या फिर normal contact force. So what is a normal reaction or a normal contact force? Is a normal component or a perpendicular component of the reaction force. That's a normal reaction force. हम इसको N से denote करेंगे. किससे? N as a symbol से denote करेंगे. So that's R cos theta is basically the normal reaction force. फ्यूचर के आर्टिकल्स में, आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम इसके दूसरे कंपोनेंट पे भी फोकस करेंगे. केड़ा कंपोनेंट? कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं? आर साइन थीटा की. वो कौन सा कंपोनेंट है? अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस.
ऐसे कंपोनेंट को फ्यूचर में हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देंगे। फ्यूचर में, आज के आर्टिकल में नहीं है वही, पर एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल आएगा, द फ्रिक्शन फोर्स। तो द फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और दोनों कहां से आ रही हैं? बोथ ऑफ देम आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स। आज हमारा फोकस सिर्फ उसके नॉर्मल कंपोनेंट पर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर है, दैट इज ऑन द आर कॉस थीटा, जिसको हमने आज n से डिनोट करना है। सो हमारा आर्टिकल आज का इसके ऊपर है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नाउ जब भी हम किसी भी फोर्स को नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फोर्स। तब हमने क्या करना है? फोर्स के नेचर को समझना है। तो फोर्स का नेचर कैसे? जैसे टेंशन फोर्स समझी थी, हमारे पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। स्ट्रिंग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? रीजन मैं बता चुका हूं। स्ट्रिंग को दबाया नहीं जा सकता, खींचा जा सकता है। स्प्रिंग ले सकते हो। स्प्रिंग कैन बी एलोंगेटेड, कैन बी कंप्रेस, स्ट्रिंग तो नहीं कर सकते ना। तो स्ट्रिंग का आर्टिकल नहीं है आज का। आज का आर्टिकल किसका है? रॉड हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है। रॉड ले लेते हैं अभी। तो ये रॉड है, आपने क्या करा? इसके ऊपर फोर्स लगाई। किस तरीके से? इस तरीके से। व्हाट इज एक्शन? द एक्शन इज अ पुश। आपने क्या करा? दोनों तरफ से इसको पुश करा, या फिर दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी। आपकी मर्जी, जो लैंग्वेज यूज करें। पर आइडिया क्या है? नेट फोर्स जीरो है। राइट से भी उतनी फोर्स लगी, लेफ्ट से भी उतनी फोर्स लगी, नेट फोर्स जीरो है। अब ये कंप्रेस हुआ, पर हुआ नहीं। हमने सोचा कि हम करेंगे, अपने इरादे से इसके ऊपर फोर्स लगाए, पर बेचारा कंप्रेस ही नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास एलईडी का रिमोट है, ये मैं पहले भी करके दिखा चुका हूं। मैंने इसको क्या करा? दोनों तरफ से फोर्स लगा के कंप्रेस करने की कोशिश करी। देखो कर रहा हूं मैं, पर कुछ हो नहीं रहा। ये हो नहीं रहा। इसकी जगह स्प्रिंग होती, अभी कंप्रेस हो जाती, पर ये नहीं हो रहा। तो स्प्रिंग फोर्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? अंदरूनी शक्ति है जो कि इसको कंप्रेस नहीं होने दे रही। मतलब अंदर से कोई फोर्स लग रही है मेरे हाथों में प्रेशर फील होगा कि नहीं होगा? करके देखो। इसका मतलब कौन लगा रहा है वो प्रेशर? देयर इज समथिंग फ्रॉम द इनसाइड व्हिच इज एक्सर्टिंग द प्रेशर। और वो कब हरकत में आ रहे हैं? जब आप उनको परेशान करें, जब आप उनके ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का एक्शन क्या? पुश। तो अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे? वो अंदर उनके खलबली मचेगी कि भाई रोको रोको, इस एक्शन को रोको। कैसे रोको? अपोज करके। सो देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। और वो जो इंटरनल फोर्स होगी वो कैसे लगेगी? टू अपोज दिस आइडिया। What is an idea? To compress it, and these forces will appear in a mannerism to oppose it. कैसे आई फोर्सेस? एटम्स ने एटम से बात करी, मॉलिक्यूल ने मॉलिक्यूल से बात करी, और आपस में मिलजुल के फोर्स लगाई। यस माय डियर, दीज आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। बिल्कुल तहे अंदर चले जाते हैं ना एटॉमिक लेवल पे। सो दीज आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस। किस तरीके की फोर्सेस? ऑफ रिपल्शन। वेरी गुड। देखा आपने, क्या देखा? सो दीज फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अनलाइक टेंशन, टेंशन भी इंटर एटॉमिक फोर्स थी, लेकिन वो टूवर्ड्स ईच अदर लगती थी। इस वजह से उनको बोलते थे इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसे लग रही है सर? अवे लग रही है। क्यों अवे लग रही है भाई? क्योंकि बाहर से एक्शन इनवर्ड है, इनको तो अपोज ही करना पड़ेगा ना। सो दे एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। दे एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑफ कोर्स ये पेयर में है। ऑफ कोर्स नाम वाली सारी फोर्सेस पेयर में होती है। क्या नाम देना पसंद करेंगे सर? कंप्रेशन। बेसिकली ये कंप्रेशन में, ये जो ऑब्जेक्ट है कंप्रेशन में आ गया। सर पहले क्या होता था? जब आप उसको खींचते थे ऑब्जेक्ट टेंशन में आ जाता था, और ये ऑब्जेक्ट कंप्रेशन में आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, अभी को कुछ कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इसके फोर्स को देखो, ये लग कैसे रही है? लग कैसे रही है मतलब? मैंने सबसे पहले तो क्या करा, इसको दो हिस्सों में बांटा। अब यार ये दो हिस्सों में क्यों बांटेंगे? अब दो हिस्सों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बी एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करा, इसको दो हिस्सों में बांटा। और फिर थोड़ी बात समझ में आई कि ऐसा हो रहा है कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई इस तरीके से, पर ये ना मूव करा आगे। एलईडी कहीं मूव नहीं करी है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आई है, इसका आधा हिस्सा भी कहीं मूव नहीं करा है। तो वो पार्ट मूव नहीं करा। क्यों भाई? कोई ऑपोजिंग फोर्स आ रही होगी ना। तो ये ऑपोजिंग फोर्स आ रही है, जिसको मैं सी लिख रहा हूं। पर मेरा दिल करा यार ये देखो ये क्या है?
किसको बोला? दैट इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इफ इट इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये जो फोर्स आ रही है वो उसके परपेंडिकुलर आ रही है। अच्छा, और कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट की वजह से आ रही थी, इंटरएटॉमिक कॉन्टैक्ट से। अच्छा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यार इसको तो हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। is arising because of the contact and is arising perpendicular to the surface, तो आइडिया फिट है। It will be labeled as a normal contact force या फिर normal reaction force। तो हम इसको C से भी डिनोट कर रहे थे आइडिया, क्योंकि कंप्रेशन का था, पर हम इसको N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुली करा। और ये बात समझ में आई कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है, कंप्रेस भी नहीं हो रहा है, तो भाई बराबरी है किसकी? अप्लाइड फोर्स की। और अंदर से जो फोर्स जन्म ले चुकी है, द इंटरएटॉमिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो उसको बिल्कुल काउंटर कर रही है, क्योंकि वो रिजिड है। ये रिजिड है, ये रिजिड है, स्प्रिंग इलास्टिक है, ये क्या है? रिजिड है। और ये भी राइट साइड वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें भी सेम कहानी हो रही है, उसमें भी सेम हो रही है। और ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ए एंड आर फोर्सेस को आप अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। इसके ऊपर एन कहां लगेगा? टुवर्ड्स द राइट। इक्वल एंड ऑपोजिट है, पर टुवर्ड्स द राइट लग रहा है क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। और वो राइट साइड वाली फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी रॉड, ये पूरा एलईडी का रिमोट क्या है? इक्विलिब्रियम में हिल ही नहीं पा रहा है। और मुझे इससे एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स के बारे में पता चल गया। सो मुझे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का इरादा भी पता चला कि कब आती है। कब आती है मतलब सब बताया तो आपने, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है तब आती है। और क्या कब आती है? तब आती है सब जब एक्सटर्नल पुश लगे। क्या लगे? एक्सटर्नल पुश लगे। टेंशन कब आती है? जब एक्सटर्नल पुल लगे। क्या बात है। एक नाइन्थ की सिंपल डेफिनेशन को, जिसको हम बोलते थे द फोर्स इज अ सिंपल पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल सेम आइडिया आज है, पर आज हमारे पास नाम है। उस पुश और पुल का नाम है कि उस पुश और पुल की वजह से अंदर क्या फोर्स जन्म लेती है। तो पुल की वजह से टेंशन और पुश की वजह से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जन्म होता है। द कंप्रेसिव फोर्सेस आर देयर। सो पहले हम नाम नहीं लेते थे, अब हम न्यूटन थर्ड लॉ की मदद से नाम लेते हैं फोर्सेस का। सो दीज आर द फोर्सेस, इंटरएटॉमिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन व्हिच अपीयर ड्यू टू पुश एक्शन। किसकी वजह से? ड्यू टू द पुश एक्शन। पुल की वजह से टेंशन होती है, पुश की वजह से नॉर्मल फोर्सेस, या हम कंप्रेशन फोर्सेस भी बोल सकते हैं। या तो पुश एक्शन हो या तो फिर कंप्रेशन एक्शन हो, दबाना चाहते हैं तो फोर्सेस डेवलप इन हो जाएंगी। सो मैंने डिफरेंट आइडियाज दिए हैं, मैंने एग्जांपल ज्यादा दिए हैं, ये वाला एग्जांपल भी दिया और ये वाला एग्जांपल भी दिया, जिससे बात दिमाग में घर करे। आइडियाज लिमिटेड नहीं है, बड़े वास्ट हैं। बड़े वास्ट कैसे हैं? देखिए, मान लो हमारे पास एक दीवार है, दिस इज अ वॉल ओवर हियर, दिस इज अ वॉल, और हमने क्या करा, हम इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। सो देयर इज अ मैन who is leaning against the wall। तो ये मैन है who is leaning against the wall, मजे से खड़े हुए हैं और अपनी बॉडी को उस पर लीन करवाया हुआ है। तो पैर ऐसे दिखा देते हैं कि जो थोड़े से लीनिंग एक्शन पर हो। सो ये थोड़े से लीनिंग एक्शन पर है, इस तरीके से हम अपनी बॉडी को टिका के इसके ऊपर खड़े हुए हैं। देयर इज अ लीनिंग एक्शन, हो लीन कर दिया। तो हमने इसको ऊपर लीन करके खड़े हो गए, तो हमने दीवार को पुश करा, बट आर यू एबल टू सी अ विजिबल कंप्रेशन ओवर देयर? नो, दिखेगा तो है नहीं, वॉल कंप्रेस होते हुए दिखे नहीं। पर आपने तो उसके ऊपर सपोर्ट ली ना, क्या ली? सपोर्ट ली। तो आपने उसको पुश करा, इधर क्या करा? पुश करा बॉल को। वो अलग बात है कि वो पुश हुई नहीं। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि अंदर ही अंदर एक फोर्स डेवलप हुई होगी ना, और वो फोर्स कहां आई होगी? वो आपके ऊपर लग गई होगी। दैट वुड हैव बीन द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टू यू। कहां पे? टुवर्ड्स द राइट। उस फोर्स को क्या बोलोगे सर? नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों सर? देखो, दिस इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये क्या है? सरफेस इन कॉन्टैक्ट सर, दिस इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रही है, और सर अवे फ्रॉम ईच अदर लग रही है, ऐसे लग रही है। तो वॉल पे लेफ्ट की तरफ, हमारे ऊपर राइट की तरफ। दिस इज हाउ हमारी फ्री बॉडी पे ये फोर्स का दिखेगी? टुवर्ड्स द राइट दिखेगी। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। परपेंडिकुलर। देखो एक और, ये सेम वॉल है, सुनना बात को, ये सेम वॉल है और मेरे पास एक बुक है, दिस इज अ बुक। और ये जो बुक है, क्या ये कॉन्टैक्ट में है इसके? सब बिल्कुल। देखो आपने बताया ये कॉन्टैक्ट में, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि
हम अपनी बॉडी को लीन कर रहे थे तो हम प्रेशर लगा रहे थे वॉल के ऊपर, बुक थोड़ी प्रेशर लगा पा रही है। बुक तो वेट की वजह से सीधा नीचे फॉल कर जाएगी। तो ऐसे लग रहा है कि आपको इसका वॉल के साथ कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल नहीं। रीजन, देयर इज नो कंप्रेशन, देयर इज नो इंटेंट ऑफ कंप्रेशन ऑल्सो। हम दबाना भी नहीं चाह रहे, वो मजे से नीचे गिरेगी। सो इस कंडीशन में n is equal to 0, which means no contact, no normal reaction. कॉन्टैक्ट आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, और ये कॉन्टैक्ट नहीं है, ये कॉन्टैक्ट नहीं है। कई बार अनदेखी चीजें डिफरेंट होती हैं। अब क्या आपने क्या करना है, यही जो बुक है, आपका मन था कि यार ये दीवार के साथ में रहे, वैसे ही रहे। अब आपने इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल फोर्स। अब आपने उसमें कंप्रेशन क्रिएट करी। कैन यू फील इट? यू मस्ट। ये है, और इसके ऊपर मैंने क्या करा, इसके ऊपर ये ऐसे, भैया ऐसे छोड़ देता तो गिर जाती, कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी है। ये ऐसे रखो तो गिर गया, कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, अब ये टिक गया, ऐसे फोर्स लगाई मैंने, ये फोर्स लगाई मतलब मैंने इसको इसके अगेंस्ट कंप्रेस करा। कंप्रेस करूंगा तो फोर्स का जन्म क्रिएट होगा, देयर विल बी अ फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड। और फोर्स क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन। कैसे आती है सर? इट अपीयर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसे लग जाएगी। This is how this is going to be created. Action reaction है sir, तो different objects पे लगती है। This is an end which is acting on the wall and this is end which is acting on the book. अब मैंने बुक की फ्री बॉडी बना दी, तो जब मैंने बुक की फ्री बॉडी बना दी तो उस बुक का शेप तो खराब नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितनी फोर्स यहां से लग रही थी और जितनी यहां से आ रही है तो बराबर होगी। तो दैट F that becomes equal to N. तो जितनी फोर्स आप अप्लाई करोगे उतनी उसमें कंप्रेशन क्रिएट होगी। सो द आइडिया ऑफ द कंप्रेशन हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। तो पुश करके क्या क्रिएट होती है? कंप्रेशन, और फिर अंदर फोर्स जन्म लेती है, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। बहुत ही आसान सा एक आर्टिकल होता है, बहुत इजी सा आर्टिकल। क्या होता है? दैट इज फॉर दिस बुक लाइंग ऑन अ टेबल, दिस इज इजीएस्ट आर्टिकल, इजीएस्ट वन। तो व्हाट इज द आइडिया? आइडिया क्या है कि जैसे ये बुक है, and now suppose this is a book like this and it's perfectly horizontal. See this, it's a perfectly horizontal like this right now. Okay, perfectly horizontal. अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर ये वेट रख दिया ऐसे। now see what happens, the center पे वो डिप्रेस हो गया, it gets depressed at the center because of something which happened. अगर मैं इसको हटा देता हूं, so this was horizontal, लेकिन इसको रखते ही there is a depression which tells me that there is some kind of force which has been generated and sometimes it might not be visible to you. जैसे ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने रख दिया, सो मेरा हाथ अभी नीचे नहीं गया, सो sometimes that is not visible to you. टेबल पे रख दो तो टेबल नीचे डिप्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा, तो sometimes that is not visible to you. पर इसका मतलब अंदर मॉलिक्यूल्स हिले कि नहीं हिले? बिल्कुल हिले होंगे। उन पे फर्क आया होगा कि नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। अब ये एक और बात है ना कि देखो, ये मैंने हाथ हटा दिया, सपोर्ट है, गिर गया, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये रख दूं तो टिक गया ना। तो टिक क्यों गया? कोई तो फोर्स होगी ना जो मेरा हाथ इसके ऊपर लगा रहा है। और क्यों लगा रहा है? कॉन्टैक्ट आ गया है। तो कॉन्टैक्ट आ गया, और कहां फोर्स लग रही है? सब परपेंडिकुलर लगेगी, तभी तो एमजी को बैलेंस करेगी। सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कॉन्टैक्ट, and because of the rising, because of the contact, it is a normal contact force. तो जैसे बुक रखी हमने टेबल के ऊपर, so let me create a table for you. So this is a table on which I have placed the book. Let me place a book also. So this is a book which I am placing on it like this. और कोई object मान लो ऐसे रख दिया. So is there any visible surface in contact? Yes, it is here. This is a visible surface in contact, sir, over here. Acha, okay. So if there is a visible contact, and therefore there is supposed to be the reaction forces. कौन सी सर? कौन सी फोर्सेस? सर देखो, mg नीचे लगी और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगी। सर n और mg जो होते हैं वो सेम फोर्स होती है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। गलत, ये मैं पहले बता चुका हूं। नॉर्मल का पेयर नॉर्मल ही होगा, टेंशन का पेयर टेंशन ही होगा, mg का पेयर mg ही होगा। सेम नेचर ऑफ फोर्सेस एक्शन रिएक्शन होती है। डिफरेंट नेचर ऑफ फोर्सेस कभी भी एक्शन और रिएक्शन नहीं होती है। सो नॉर्मल हो सकता है mg को बैलेंस करे, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकती है। नॉर्मल का पेयर नॉर्मल ही होगा। सरफेस इन कॉन्टैक्ट दिखा आपको? सर बिल्कुल दिखा। सरफेस इन कॉन्टैक्ट क्या है? सर दिस इज अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
So this is supposed to be the surface in contact. So फिर क्या है सर, फिर इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस जन्म लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि सर mg जो फोर्स लग रही थी ना, वो इस ब्लॉक को टेबल के सरफेस पे कंप्रेस कर रही थी, ऐसे वजन की वजह से वो कंप्रेस हो रहा था। लेकिन सर विजिबल तो दिख नहीं रहा था कि ब्लॉक कंप्रेस हो रहा है। अच्छा, विजिबल नहीं दिख रहा था, क्यों सर? क्योंकि फोर्सेस डेवलप हो चुकी है। कैसे? अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द सरफेस, मतलब एक ये फोर्स इधर और एक ये फोर्स इधर, ये डेवलप हो चुकी है एन इन पेयर। लेकिन सर मेरे को तो इंटरेस्ट सिर्फ ब्लॉक के ऊपर है। ओके, अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ब्लॉक के ऊपर है तो मैं सिर्फ ब्लॉक की फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। तो अगर मैं ब्लॉक की फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट करूं तो एक mg फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड है, और एक नॉर्मल फोर्स जो कि पहले के लेक्चर में फोर्स बाय द टेबल बोल रहा था, आज मैं उसको क्या बोल रहा था? नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? सरफेस के परपेंडिकुलर है। और अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करती है, इसलिए 3D बनाई है। mg फोर्स भी कहां से कर रही है? उसके सेंटर से पास कर रही है, जिसको फ्यूचर में हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी बॉडी के बिल्कुल फिजिकल सेंटर से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दैट वाज योर सरफेस इन कॉन्टैक्ट, उसके परपेंडिकुलर है बट पासिंग टू द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड सिंस इट इज लाइंग इन इक्विलिब्रियम, ये ऑब्जेक्ट कहीं जा तो रहा नहीं भाई, उड़ नहीं रहा, नीचे नहीं जा रहा, सो इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे को बैलेंस करेगी। बट n is not a pair of mg, of course we know that। तो पेयर का है सर n का? n का पेयर इज ऑन दिस टेबल माय फ्रेंड्स। कहां पर है? इस टेबल के ऊपर है। इस टेबल के ऊपर वो n कहां लग रही है? दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इज एक्टिंग ओवर हियर, दैट्स n। अब ये टेबल को दबा रही है। क्या भाई? टेबल को दबा रही है। टेबल कहां पे रखा हुआ है? सर टेबल है ग्राउंड के ऊपर। अच्छा दिखाओ फिर। सर ये देखो, ये नीचे है ग्राउंड और टेबल को ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, तो फिर ये इसको दबा रही है। सर इसको दबा रही है, फिर तो सर फिर क्या होगा? ये जो 4 पॉइंट्स है ना, 4 पैर हैं इसके, टेबल के, घर में होगी टेबल आपके, देख सकते हो, उन चारों पे जोर आएगा सर, उसके ऊपर ना कंप्रेशन आएगी। देखो कोई दबा रहा है सर, उसको कंप्रेशन आएगी। मैंने कहा सिर्फ एन की वजह से कंप्रेशन है? नहीं सर, देखो टेबल का भी तो वेट होगा। टेबल का वेट m0 रख लो, तो m0 इंटू जी, वो भी तो सर नीचे लग रही, दोनों मिलके दबा रहे हैं। अब मान लो ऊपर आपने वो बॉक्स या बुक रखा ही नहीं होता, है ना, अभी तो बॉक्स रखा था ना आपने। अगर आपने नहीं रखा होता, बॉक्स या बुक नहीं रखी होती, तो फिर सिर्फ mg लगती। क्या लगता? सिर्फ mg लगता, तो सिर्फ mg फोर्स लग रही होती। पर अभी तो आपने ऊपर बॉक्स भी रखा था ना, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा n भी आ गया। अब क्या होगा? तो जो चारों लेग्स हैं, चारों लेग्स, उनमें रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगी, एंड द रिएक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस मैनरिज्म। चारों क्यों? और सिमेट्री है, पूरी भरपूर सिमेट्री है। तो ये सारी फोर्सेस हम n प्राइम लिख लेते हैं, कि जितनी भी फोर्सेस यहां से डेवलप होंगी। क्यों सर? वहां भी तो कांटेक्ट है। सर n प्राइम का पेयर कहां पर आएगा? n प्राइम का पेयर ग्राउंड पे आएगा। कहां पर आएगा? ग्राउंड पर आएगा, ग्राउंड पे लगेगा, ग्राउंड दबेगी। हमें ग्राउंड से क्या लेना देना, हमें तो टेबल देखनी है, टेबल बचानी है हमने अपनी। तो फिर ये रेस्ट पर है टेबल, या जा रही है नीचे, जा रही है ऊपर? कहीं नहीं जा रही सर। तो नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस करेगी। सो 4 ऑफ n डैश, 4 पैर है ना, 3 होते तो 3 लगाते, 4 पैर है। 4n डैश इज इक्वल टू n प्लस m0 इंटू जी। सर n क्या था? सर n तो स्मॉल mg था। अच्छा, सो दैट इज स्मॉल mg प्लस m0 इंटू जी, दैट इज 4 ऑफ n डैश। सो व्हाट इज n डैश इक्वल टू? दैट इज mg प्लस m0 इंटू जी अपॉन 4, मतलब नेट वेट जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय 4। वो आपकी ग्राउंड से जो उसके पैरों पे रिएक्शन है वो दिख रही है। सो प्रीटी सिंपल, प्रीटी सिंपल। और इसके अंदर अगर ये आपने ऊपर से बुक नहीं रखी होती, ये स्मॉल mg नहीं रखा होता, तो सिंपल है सर, फिर n डैश की वैल्यू m0g/4 आ जाती, m0g/4 हो जाती। तो सबके ऊपर इक्वल रिएक्शन यहां से मिल जाती, और सिर्फ टेबल के वेट की वजह से आती। ऊपर से एक और बुक रख दो, नेट वेट आ गया, नेट वेट 4 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ और हरकत करी, सर अब क्या हरकत करें? अब आपने हरकत ऐसी करी, देखना, आपने क्या करा, बुक को सेंटर पे नहीं रखा। समझिएगा बात को, आपने बुक को सेंटर पे नहीं रखा,
और आपने बोला मेरी मर्जी मैं यहाँ रखूंगा, मैं तो इस कोने में देखो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, टेबल के कोने में बैठा हूँ, मैंने यहाँ हाथ रख दिया तो मैंने लोड यहाँ लगा दिया, सेंटर पे तो नहीं लगाया, मेरा लैपटॉप सेंटर पे पड़ा है, पर मैंने यहाँ पे जो मैं हाथ से वजन लगा रहा हूँ वो तो कॉर्नर में लगा रहा हूँ, यहाँ लगा दिया। तो अब जो पैरों पे जो रिएक्शंस आ रही थी वो अब सेम नहीं रहेंगी माय डियर, अब वो सेम नहीं रहेंगी। और इस जगह पे, किस जगह पे, ये वाला जो पैर है इस बेचारे पे थोड़ा ज्यादा लोड पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है ना, आप खड़े हुए हैं दो पैरों पे, तो आपके दोनों पैर आपका इक्वल वजन ले रहे हैं, mg/2 mg/2, पर आप क्या करें, एक पैर को फोल्ड करके खड़े हो जाए, स्टाइल में खड़े हो जाते हैं, तो एक पैर को फोल्ड करके सिंगल टांग पे खड़े हो जाए, पता चल जाएगा आपको, आपके सिंगल पैर को सारा लोड लेना पड़ेगा, पैरों में दर्द शुरू हो जाएगी। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन दिस। कि आपने बुक यहां रख दी तो इसका मतलब सीधा इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा, मतलब इन पे अगर n1 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 है तो इस पे n2 आएगा, और n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर ये सीधा जो m0g है उसका असर सीधा इसके ऊपर पड़ रहा है, और बाकी उसको लोड को शेयर नहीं कर रहे हैं, सो अनइवननेस आ जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पॉसिबल है कि ये टेबल पलट भी सकती है, टॉपल भी कर सकती है। हाँ, वो अलग आर्टिकल होगा, रोटेशन का करेंगे, पर आइडिया तो देना बनता है ना, आइडिया दे दिया आपको। और साथ में एक और बात आपको समझाई क्या, कि आप जब ग्राउंड पे होते हैं तो भी आपको सपोर्ट मिलता है ग्राउंड से, आप भी तो हो सकते हैं ना इसकी जगह खड़े हैं जमीन के ऊपर, या फिर आपको अपना वजन करना है, क्या करना है, वजन करना। तो क्या करोगे आप, स्केल वेल लोगे और स्केल के ऊपर अपना पैर रख के खड़े हो जाओगे, दिस इज हाउ यू कीप योर फुट एंड यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। सो क्या करोगे, अब कंप्रेस करोगे उसको, यू विल कंप्रेस द स्केल, खड़े हो उसके ऊपर, कंप्रेस करोगे, रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग किसकी आ रही है, बिकॉज वॉट एवर इज द नॉर्मल रिएक्शन, जितना कंप्रेशन आ रहा है वही तो नॉर्मल रिएक्शन है, वही तो आपके वजन के बराबर है, वही तो वजन के बराबर है। तो अगर आपका वजन कम है तो आप कंप्रेशन कम क्रिएट करेंगे, रीडिंग कम आएगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप कंप्रेशन ज्यादा क्रिएट करेंगे तो रीडिंग ज्यादा आ जाएगी। तो उस रीडिंग ऑफ द विंग बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, एन। सो व्हाट इज एन, दैट इज अ रीडिंग ऑफ द विंग बैलेंस। सिंपल है ना। तो विंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्रेशन एंड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप नहीं खड़े होंगे उसके ऊपर तो रीडिंग थोड़ी आएगी, सीधी सी बात है ना, आप खड़े होंगे तो ही आएगी, तो कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे तभी आएगी। तो कैसे खड़े हो रहे हैं, टेंजेंशियली लेट तो नहीं रहे, परपेंडिकुलर खड़े हो रहे हैं, फुट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, so the force is arising perpendicular to the surface in contact, जैसे the surface in contact उसके perpendicular आ रही है, और n की वैल्यू किसके बराबर है, अभी फिलहाल mg के बराबर है सर, अभी फिलहाल सर mg के बराबर है। फ्यूचर में पता सर कुछ भी हो सकता है, ये क्या बात है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है सर, फ्यूचर में अगले लेक्चर में करेंगे, सारे मुद्दे आज नहीं छेड़ेंगे, लेकिन एक लैंग्वेज जरूर देता हुआ जाऊंगा, लेक्चर नहीं खत्म हो रहा है, लैंग्वेज एक जरूर आपको दूंगा, दैट इज apparent weight. What is this? Apparent weight. So what is apparent weight? Apparent weight वो होता है जो आपको दिखता है, so whatever will be visible, जो भी visible होगा आपको स्केल के ऊपर, विंग स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग होगी, that is going to be the apparent weight. और mg जो होता है वो ट्रू वेट होता है। तो अभी इस डायग्राम के हिसाब से apparent weight और ट्रू वेट सेम है, तो करेक्ट रीडिंग आ रही है आपकी अभी फिलहाल, अगले लेक्चर में डिफर हो जाएगी शायद, है ना, या अगले से अगले लेक्चर में डिफर जरूर होगी, आज नहीं हो रही, आज सेम है। सो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो अभी तक हमने करा है, दैट्स अ रिव्यू फॉर अस। रिव्यू क्या है, सबसे पहले कि देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही नहीं था, देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन फोर्सेस का जन्म नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे नॉर्मल जीरो है, नॉर्मल जीरो है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट सरफेस, सब कुछ खुश है, खुले हैं, कोई मॉलिक्यूल दब नहीं रहा है, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ रही है। अब इसमें देखो देयर इज डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, ब्लॉक के ऊपर लग रही है, टेबल के ऊपर नीचे लग रही है। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डेफिनेटली दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस केस में आपको थोड़ी विजिबल डिफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में एक एनिमेशन भी दिखाया था, जिसके अंदर दिखाया था कि एक गाड़ी ब्रिज के ऊपर जा रही है, तो ब्रिज थोड़ा सा दबता है जब गाड़ी उसके ऊपर जाती है, राइट। सो कॉन्टैक्ट की वजह से दबता है, वेट की वजह से दबता है, तो समटाइम्स द कंप्रेशन इज विजिबल, समटाइम नॉट। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑल्सो कि सपोर्ट फोर्स है, आप अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन इसको बोल सकता है, इज बेसिकली सपोर्ट फोर्स, पर पता है कि सपोर्ट फोर्स बेसिकली क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही है, तो द सपोर्ट फोर्स इज बेसिकली नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन।
एंड देन वी नो दैट ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल रिपल्शंस. देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस या तो रिपेल करती हैं या तो अट्रैक्ट करती हैं. सो वन डे व्हेन दे डिसाइड टू अट्रैक्ट दे विल गिव राइज टू टेंशन, एंड वन डे व्हेन दे डिसाइड टू रिपेल दे विल गिव राइज टू द नॉर्मल. और वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है. अगर आप पुल करेंगे तो टेंशन आ जाएगी, अंदर अट्रैक्शन शो हो जाएगी. और अगर आप पुश करेंगे अंदर कंप्रेशन आएगी, तो अंदर रिपल्शन फोर्सेस जन्म लेंगे. इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपेल. सो एटॉमिक लेवल पे ये उसकी थ्योरी होती है दैट दीस फोर्सेस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. मैकेनिकली इनके नाम अलग हैं, और फंडामेंटल फोर्सेस से सुनेंगे तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं. एन आइडिया, अब इस मैन के ऊपर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल है, पर ग्राउंड से भी तो सपोर्ट लेके बैठा है. सो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ द नॉर्मल फोर्सेस. एक वॉल से मिलेगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द वॉल, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल. और ग्राउंड से भी सपोर्ट है तो उसका भी परपेंडिकुलर मिलेगा. सो दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड. तो जहां जहां पे सपोर्ट होगा, जहां जहां पे कॉन्टैक्ट होगा, वहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आ जाएंगी. अब जैसे आपके पास एक लैडर हो, यू हैव अ लैडर, और आपने लैडर को प्लेस कर दिया लाइक दिस इज हाउ यू प्लेस अ लैडर ओवर हियर. सो व्हाट विल हैपन, द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द ग्राउंड आल्सो ना. तो दोनों से आएगा, दोनों से आएगा मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखोगे इधर आएगी. सो दैट इज अ नॉर्मल फ्रॉम द वॉल. एंड ऑन द सिमिलर नोट, ये भी कॉन्टैक्ट है कहां से, ग्राउंड से, उसके भी परपेंडिकुलर फोर्स आएगी. दैट्स अ नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड. So this is not just like a single idea कि सिर्फ एक बॉक्स और टेबल पे लग गया. It's a idea which is around you in your daily life. Is present around you. Just like the strings and the cables, वो तो हमारी chances है ना कि हम आज केबल से खेलेंगे नहीं खेलेंगे, धागा यूज करेंगे नहीं करेंगे. लेकिन ये तो फोर्सेस हमेशा है. जैसे टेंशन फोर्स भी हमेशा होती है, हमारी हाथों की नसों में तो हमेशा ही होती है. ओके, सो फिर और क्या लें, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं. सो लेट्स टेक एन इंक्लाइन प्लेन. सो हमने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया लाइक दिस इंक्लाइन प्लेन, और एंगल थीटा ले लेते हैं, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं. दिस इज अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन दिस एम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, और इमेजिन करते हैं ऐसा फ्रिक्शनलेस आइडिया. कोई फ्रिक्शन है नहीं हमारी दुनिया में, अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर के लेक्चर्स में डेफिनेटली आएगी. फिर हमने देखा कि भाई इसके साथ क्या होगा, सर ये स्लाइड करेगा अलोंग द प्लेन, नीचे फ्रिक्शन तो है नहीं. रैंप घर में लगा के देख लो स्मूथ सी, उसका ब्लॉक रखो, स्लाइड करेगा नीचे. क्यों स्लाइड करेगा, सर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. कौन सी, mg? नहीं सर, mg तो नीचे लगती है, वर्टिकली डाउन लगती है. ओके, तो उसका कंपोनेंट होगा. यस सर, बता चुके हैं यहाँ पहले कि सर mg इधर होती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. सर एक कंपोनेंट जो है दैट विल बी अलोंग दिस प्लेन, और दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी perpendicular to the plane. One is along the plane and second is supposed to be perpendicular to the plane. That's along and that's perpendicular to the plane. और सर ये वाला एंगल थीटा आएगा तो कंपोनेंट्स भी सर पता है. along the plane जो कंपोनेंट होता है that is mg sin theta, और perpendicular to the plane जो कंपोनेंट है that's mg cos theta. These are the components. And so there is supposed to be a compression. कहां से सर, कंप्रेशन कहां से, जो mg cos theta है वो क्या कर रहा है, फील इट, इट्स लाइक कंप्रेसिंग द ब्लॉक अगेंस्ट द रैम्प. कंप्रेसिंग द ब्लॉक अगेंस्ट द रैम्प, तो क्या होगा, विजिबल कंप्रेशन तो दिख नहीं रही है. और अगर विजिबल कंप्रेशन नहीं दिख रही है, सो देयर हैज टू बी रिएक्शन फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्रिएटेड. ऑफ कोर्स पेयर में आएगी, एन इस पे एन ऐसे आएगी अवे फ्रॉम ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो इस ब्लॉक की फ्री बॉडी पे अगर आप देख रहे हो तो उस पे एन इधर लग रही है, और अगर आप साइमल्टेनियस ऑन द इंक्लाइन प्लेन रैंप के ऊपर देख रहे हो तो उसके ऊपर एन इधर लग रही है. द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ये जो एन है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रही है, क्योंकि ब्लॉक में कोई डिफॉर्मेशन तो आ नहीं रही है, दब तो रहा नहीं है, तो मतलब mg cos थीटा कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रिएक्शन है उसकी वजह से वो सारा मामला बैलेंस हो गया. सो n बिकम्स इक्वल टू व्हाट, mg cos थीटा. और साथ में mg sin थीटा जो है, जो mg sin थीटा है वो उसको नीचे स्लाइड कर रही है. सो इट इज स्लाइडिंग डाउन बिकॉज ऑफ द अदर कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा साइमल्टेनियसली. मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई मोशन नहीं है, वहां पे इक्विलिब्रियम सा हो गया, और अलोंग द प्लेन वो मूव कर रहा है mg sin थीटा की वजह से.
mg sin theta will produce an acceleration inside this, क्योंकि वो उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स की तरह काम कर रही है. लिसन, अनबैलेंस फोर्स की तरह. अगर फ्रिक्शन होता तो शायद फ्रिक्शन mg sin theta को बैलेंस करती और वो ब्लॉक वहीं स्टैटिक हो जाता, पर अभी तो फ्रिक्शनलेस दुनिया है. तो mg sin theta अनबैलेंस फोर्स है, दिख रहा है ना फ्री बॉडी से. n तो mg cos theta को बैलेंस कर गया, पर mg sin theta अनबैलेंस है. सो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आपकी g sin theta डाउन द प्लेन क्रिएट हो जाएगी. हमारा मामला n को समझने का था, n की वैल्यू मिल गई है mg cos theta. ऑन अ सिमिलर नोट, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं, और ज्यादातर गाड़ी तो हम प्लेन्स पे ही चलाते हैं. सो इफ यू आर मूविंग दिस व्हीकल ऑन द रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, सो क्या है, रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, मतलब जिस तरह सरफेस इन कॉन्टैक्ट. सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो गाड़ी कहाँ चल रही है? सो जिस तरफ उसका रुख है, मुंह है, इस तरफ. क्यों? इंजन की फोर्स लगी होगी. कितनी है? इसका मास कितना है? सो हाउ इट इज मूविंग? सर F इक्वल टू m है. अभी फिलहाल फ्रिक्शन हमारी दुनिया में नहीं है, इससे फ्रिक्शनलेस. बिना फ्रिक्शन के गाड़ी चलती नहीं है. इमेजिन करें नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, सेफ की वैल्यू कितनी है? m है. वेरी गुड. सारा मामला हॉरिजॉन्टल, पर क्या वर्टिकल कोई फोर्स नहीं है? बिल्कुल है सर. तो देखो mg लग रही है नीचे, तो क्या ये गाड़ी नीचे कंप्रेस नहीं होगी mg की वजह से? सर बिल्कुल होगी. अगेंस्ट द सरफेस दब रही होगी. लेकिन सर फिर ग्राउंड से भी तो फोर्स आएगी. बिल्कुल आएगी. कहां कहां पे? सर जहां जहां पे कॉन्टैक्ट है. कहां कहां पे कॉन्टैक्ट है? सर देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो वहां दोनों से रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी. तो ये N1 और ये N2, एक्चुअली N1 दो है सर, दो मतलब 4 टायर है ना, तो चारों टायर से रिएक्शन क्रिएट होगी, वैसे ही जैसे उस टेबल पे हुई थी. तो चारों पे रिएक्शन क्रिएट होगी. पर आप फिर इजी डायग्राम में, जैसे बुक्स भी दिखा देंगी, बुक्स भी दिखा देती हैं इजी तरीके से, वो क्या दिखा देंगे कि वो ऐसा दिखा देंगे कि N इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर, जैसे मैंने दिखाया था ऊपर ब्लॉक दिखाया था ना कि कहां से पास करिए, फ्रॉम द सेंटर. तो वो एक सिंगल फोर्स को सेंटर से दिखा देंगे. एंड दैट N ओवर देयर बैलेंसेस mg, डिस्पाइट कि हॉरिजॉन्टल वो मूव करता रहेगा, लेकिन वर्टिकल में वो बैलेंस होगा. उसके लिए बेसिकली आपके टायर में एडिक्वेट psi प्रेशर होना चाहिए. तो अगर आपके टायर्स में एडिक्वेट प्रेशर होगा तो फिर वो कंप्रेस नहीं होंगे, मतलब वेट को प्रॉपर्ली बैलेंस करेंगे और आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी. सो क्लियर हो गया. सो इट्स एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, है ना, इट्स एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट. बहुत सिनेरियोज आएंगे, बहुत सिनेरियोज आएंगे. ऐसा नहीं है कि आर्टिकल एक आधे चीजों में जाके सिमट जाएगा, बहुत सिनेरियो आएंगे. ये मैंने सिनेरियो समझाया, ये समझाया, वॉल समझाई, सपोर्ट समझाया, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल समझाया. अब ये क्या है? दिस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन अ स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? या तो आउटसाइड मूव कर रहा है, बाहर, जैसे कुछ ब्रिजेस बने होते हैं उसके ऊपर बाहर, या फिर अंदर ही अंदर मूव करे, जैसे मौत का कुआं होता है, डेथ सर्कल होता है ना, डेथ वेल होता है सर्कस में, तो अंदर ही अंदर मूव कर रहा है, इनसाइड. सो दोनों केसेस में हमें देखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लग रही है. सर कॉन्टैक्ट फोर्स लगती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. वेरी गुड. सो पहले हमने देखा कि सरफेस और कॉन्टैक्ट किया, तो ये पता चला दैट दिस लाइन इज द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. पर मैथमेटिकली ये लाइन तो टेंजेंट है, टेंजेंट ओवर देयर, तो हमने इसको टी कैप से मेंशन करना है फ्यूचर में हमेशा. दैट्स अ टेंजेंशियल एक्सिस. जो भी सरफेस इन कॉन्टैक्ट होता है, दैट्स योर टेंजेंशियल एक्सिस. उसके परपेंडिकुलर मैथ्स के हिसाब से क्या होता है? नॉर्मल. और स्फेरिकल सरफेस में वो जो नॉर्मल होगी वो सेंटर ऑफ द स्फीयर या सर्कल से पास करेगी. एंड दिस डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ एन कैप. एन कैप मतलब नॉर्मल, सिंपल, नॉर्मल एंड टेंजेंट. तो सरफेस इन कॉन्टैक्ट क्या है? टेंजेंट. और उसका परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल. सो वेयर इज दिस नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स एक्टिंग? सो दिस नॉर्मल और द रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग along n cap. और मैच कर गया, along the normal लग रही है, normal to the surface लग रही है, n. बिल्कुल सही है सर. और अगर इनसाइड होती है सर तब भी वैसे ही है. दिस इज द along the surface, मतलब उसको टी कैप बोलेंगे फ्यूचर से सर, टेंजेंट, टेंजेंशियल एक्सिस. और उसका परपेंडिकुलर सर वही सेंटर से पास करेगा, ये एन कैप है सर. पर इस बार ये अंदर लग रही है क्योंकि सर कॉन्टैक्ट अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ लग रही है. तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द एन ओवर देयर. बस सर दोनों में खास है, दोनों सेंटर से पास कर रहे हैं, दोनों सेंटर से, लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से. ऐसे को हम रेडियल फोर्स बोल देते हैं. व्हाट इज दिस? अ रेडियल एक्शन है. रेडियल एक्शन का मतलब है कि अगर ये यहां पर होता तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर हो जाता, होता तो एन कैप पे ही, पर ये क्या बोलते हैं इसको? रेडियल.
सो इस वाले केस में इट इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ लग रही है, और दूसरे वाले केस में इट इज सपोज टू बी रेडियली इनवर्ड, लग वहीं रही है। तो स्फेरिकल सरफेस पे एक इजीनेस है दैट इट इज गोइंग टू पास थ्रू द सेंटर। कहां से? सेंटर से। एक्चुअली अर्थ पे भी वैसे ही होता है। अगर आप अर्थ का डायग्राम बनाओगे और उसके ऊपर एक अर्थ मान लो, और अगर ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपको पता है ना कि mg कहाँ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है। यहाँ रखोगे तो भी सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगी ना ऐसे। तो नॉर्मल कहाँ पर आएगी? अरे ये जो टेंजेंशियल टू द सरफेस है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल आएगी। तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आएगी, और दोनों कंडीशन में n की वैल्यू mg के बराबर है ना। देखने का नजरिया है ना, देखने से पता चलता है, डेप्थ में जाने से पता चलता है कि लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है। तो इतने सारे सिनेरियोज है, खत्म नहीं होने वाले सिनेरियोज। ब्रिंग्स अप द नेक्स्ट वन, स्टैकिंग। क्या है? स्टैक कर रहे हैं। तो अभी दो ब्लॉक्स की स्टैकिंग है। सो देखते हैं दो ब्लॉक्स की स्टैकिंग से क्या होता है। सो दिस इज अ ब्लॉक, बिग ब्लॉक, and then there is a smaller block which is kept on this. There are two blocks like this, two blocks. Masses ले लेते हैं। Let's say this is M1 and this is M2. So now what is visible? Sir, what is visible is कि सर दो contacts हैं। जैसे हो सकता है ना टेबल के ऊपर रखा हो, तो there are two contacts है। देखो ये एक contact surface है, this is the surface of contact 1, and sir this is a second contact surface जो M1 और M2 के बीच में। एक M1 और टेबल के बीच में कॉन्टैक्ट है सर, और एक M2 और M1 के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस है। वेरी गुड। मतलब M2 M1 को कंप्रेस कर रहा है क्योंकि M2 को M1 के ऊपर रखा है। बहुत सिंपल है ना, ये बॉक्स रखा है ना, ये बॉक्स रखा मैंने और इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया, तो भाई कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया ना, पूरे को टेबल पर रख दिया तो टेबल के साथ भी कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। तो जितनी बार कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा उतनी बार ये फोर्सेस जन्म ले लेंगे। So there are two contact surfaces, तो two such forces, और ये फोर्स लगती तो पेयर में है, तो M1 से भी पेयर में जनरेट हो गई, इसको N1 का नाम दे देते हैं, और जो M1 और M2 के बीच का सरफेस है वहां से भी जनरेट हो गई, तो उसको N2 का नाम दे देते हैं। यहां से ये जो लग रही है पेयर में N1 and N2, सिंपल। जहां जहां कॉन्टैक्ट वहां वहां ये फोर्सेस जन्म ले लेंगे। और कैसे लगती है सर? अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे। अच्छा टेबल पे सर N1 है, टेबल पे सर जो N1 है वो नीचे लगी, M1 पे ऊपर लगी, N2 पे सॉरी जो M2 वाला ब्लॉक है ऊपर, उसके ऊपर M1 की वजह से ऊपर लगी, और M1 जो ब्लॉक है सब बीच में फंस गया, M1 वाला वो M2 और टेबल के बीच में फंस गया। सो दोनों सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके पास? M1 के पास। M2 का एक ही सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, टेबल का M1 के साथ एक ही सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, M1 के साथ दो है, तो M1 पे दो फोर्स लगेंगी, एक ऊपर वाले कॉन्टैक्ट से, एक नीचे वाले कॉन्टैक्ट से। सुख है। अभी सारी बातें इकट्ठे देखने में मुश्किल हो रही है, तो सर फ्री बॉडी बनाओ फिर। यस, याद आया, भूल गए थे, फ्री बॉडी बना दी। तो फ्री बॉडी बनाते हैं। किसकी फ्री बॉडी बनाए? फिर ऊपर वाले की बना लो, इजी लग रही है क्योंकि उसका ना एक ही सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर N2 कहां लगी सर? ऊपर लग गई सर, यूजुअली सेंटर से पास ऑन करती है, और ये क्या ले गई उसको ऊपर? नहीं नहीं सर, उसका वेट लग रहा था नीचे, कितना? M2G। बैलेंस कर गई सर उसको, एक्शन रिएक्शन नहीं है सर ये, पर बैलेंस कर गई है। N2 is supposed to be equal to M2 into G। वेरी गुड। अब सर दूसरे वाले के बनाओ। सो वी क्रिएट अ फ्री बॉडी ऑफ द सेकंड ब्लॉक। अब जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसके दो कॉन्टैक्ट सरफेस है एज एक्सप्लेन। सो अगर हम M1 की बात कर रहे हैं, सो इसके ऊपर दो फोर्सेस आ रही हैं। एक जो आ रही है दैट इज N2 जो कि ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे लग रही थी, जो कि इसका पेयर है, एक्शन रिएक्शन, ऊपर M2 पे ऊपर लगी थी, M1 पे नीचे लगी है। और दूसरा जो नीचे टेबल से जो कॉन्टैक्ट है, टेबल वाले कॉन्टैक्ट से N1 फोर्स आ रही है। सो दैट्स द N1 फोर्स फ्रॉम द टेबल कॉन्टैक्ट दैट्स एक्टिंग अप। और सर वजन तो लगेगा, वेट तो सर है ही, वो तो लगता ही है सर। सो M1G नीचे लग रही है। दैट्स अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, द M1 ब्लॉक, द लोअर ब्लॉक। इसमें तीन फोर्सेज है कुल मिला के। एक ग्रेविटी है जो कि अर्थ लगा रही है उसके ऊपर, एक्शन एट डिस्टेंस, दूर से भी लग सकती है ग्रेविटी, और बाकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो नेसेसरी कॉन्टैक्ट की वजह से आ रही हैं, और दो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, दिस वन एंड दिस वन। सो दोनों से आ रही है। तो फर्स्ट वाले से सर N1 आ गई और सेकंड वाले से सर N2 आ गई। N1 ऊपर लग रही है, N2 नीचे लग रही है। एंड व्हेन वी बैलेंस इट, क्योंकि ये भी कहीं नहीं जा रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है, अपने फॉर्म को मेंटेन करे बैठा है, सो ऊपर की जो फोर्स है N1,
वो नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, दैट इज N2 प्लस M1 इंटू जी, दैट्स द वैल्यू फॉर M1। और क्योंकि हमने N2 की वैल्यू ढूंढ ली है M2G, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं N2 की जगह, तो दैट्स M2G प्लस M1 इंटू जी। थोड़ा ऑर्गेनाइज करें तो M1 प्लस M2 इंटू जी, ये मेरा रिजल्ट आ गया है और आर्टिकल खत्म हो जाता है, आर्टिकल इज ओवर। आर्टिकल कैसे ओवर है, समझ तो पूरी होनी चाहिए। सर समझ में आ चुकी है, क्या समझ में आ चुकी है? सर नॉर्मल की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, वेरी गुड। क्यों आ रही है डिफरेंट? सर क्योंकि कंप्रेशन डिफरेंट है, ए बात हुई ना। क्या कंप्रेशन डिफरेंट है? सर देखो इतना सिंपल है कि जब हमने ये ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस करा M2 को M1 के ऊपर, तो हमने कंप्रेशन क्रिएट करी है। मान लो कि सर आप क्या करते, आप सिर्फ M1 को प्लेस करते टेबल के ऊपर और M2 को नहीं रखते, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना सर, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस बेचारे को कम दबाव मिलता, कम कंप्रेशन मिलता। तो सर यहाँ पे जो नॉर्मल होती ना सर, वो सिर्फ M1 इंटू जी के बराबर होती, जितना उसको कंप्रेशन मिला। सर कंप्रेशन किसकी वजह से मिलेगा? जितना लोड रखा हुआ है, लोड और बढ़ा दो, मेरा हाथ और दब गया, तो यहाँ पे कंप्रेशन किसकी वजह से आ रही है? दोनों की वजह से आ रही है, ऊपर वाला हटा दो, तो कंप्रेशन किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ इसकी वजह से। इसके ऊपर और लोड रख दो, और लोड रख दो, तो यहाँ पे कंप्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो किस वजह से आ रही है इस पॉइंट पे कंप्रेशन? अभी तो सर आ रही थी M1G की वजह से, लेकिन जब इसको रखा तो आपका हाथ दोनों की वजह से दबा। तो इस पॉइंट की जो नॉर्मल है सर N1, ये दोनों की वजन की वजह से आएगी, M1 प्लस M2 इंटू जी, दोनों के वजन की वजह से आएगी। और सर अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो तो वो कंपैरेटिवली खुश है सर, उसके जीवन में कम दबाव है, उसके जीवन में जो दबाव है सर वो सिर्फ ऊपर वाले की वजह से है। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगी, जो कंप्रेशन है, वो सिर्फ ऊपर वाले वजन की वजह से आ रही है, दैट इज M2 इंटू जी। सो सिंपल सर, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टैकिंग, दिस इज स्टैकिंग एज एन आइडिया। तो हल्की चीजें ऊपर रखो, स्टैक करो। एंड सपोज इसको मैं एक न्यूमेरिकल एज दे देता हूँ, क्या न्यूमेरिकल मतलब बस एक वैल्यू एज दे देता हूँ, और मैंने इसकी स्टैकिंग कर दी है, दिस इज हाउ आई स्टैक। बचपन में खेलते थे ना, स्टैक्स लगाते थे ना, मैकेनिक्स, गेम का नाम भी मैकेनिक्स होता था। नाउ सपोज द वैल्यूज आर ओवर हियर 5 kg, 3 kg and 2 kg like this, and how many surface in contact are there? So there are 3, this is 1, this is 2 and this is 3। सो सर हर सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल आएगी। यहाँ पे नॉर्मल N1 है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N3 है। मुझे सर N1, N2, N3 ऑल द 3 वैल्यूज आर माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो तीनों वैल्यूज बता दो सर। वेरी सिंपल, अगर मैं N1 की बात करता हूँ तो इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो ये मॉलिक्यूल बेचारा बहुत दबा हुआ है, तीनों ने दबा रखा है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, तीनों ने मिलकर उसको दबा रखा है। तो N1 की जो वैल्यू है, that is because of all the weight, बेचारा बहुत भार सह रहा है, 5 plus 3 plus 2 total mass into g, so that is sir 100 न्यूटन। बहुत बहुत वजन है उसके ऊपर। ये वाला मॉलिक्यूल जो है कंपैरेटिवली सर खुश है, ये वाला मॉलिक्यूल, इस पे वजन से थोड़ा कम है। सो N2 पे सर ऊपर का भार कम है, सिर्फ 3 किलो और 2 किलो वाले उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। सो दैट इज 3 plus 2 into 10 और दैट्स 50 न्यूटन। और सबसे खुश इनमें से सबसे खुश सर ये वाला मॉलिक्यूल है, तो सबसे ऊपर वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन खुश है। उसके ऊपर जो N3 की वैल्यू है वो सिर्फ 2 किलो वाला उसको वजन लगा रहा है। सो 2 into 10 से 20 न्यूटन है। और व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, और भी कोई मॉलिक्यूल है सर? सही, व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल? सर बिल्कुल बेहद खुश है, उसमें सिर्फ एयर प्रेशर लग रहा है, उसमें एयर प्रेशर लग रहा है सर, उसमें और कोई वजन नहीं रखा हुआ है। तो कॉन्टैक्ट तो दिख नहीं रहा किसी सॉलिड का, सर वहां पे नॉर्मल की वैल्यू 0 है, कुछ है नहीं ना वहां पे दबाने के लिए। सो कंप्रेशन का मतलब समझ में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ में आता है, फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगती है, ये बात समझ में आती है। दिस इज ऑल वी हैव गैदर्ड टिल नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल खत्म हो गया है, आर्टिकल तो बस शुरू हुआ है, इट इज जस्ट स्टार्टेड नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल एंड पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन अभी हमने जो करा था उसकी वैल्यूएशन से आइडिया ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि देखो अगर टेबल का वजन 200 न्यूटन था, कितना 200 न्यूटन था, तो इन चारों पैरों पे, चारों पैरों पे इसके इक्वल एफर्ट आएगा, इक्वल लोड आएगा। मतलब 4 से डिवाइड कर लो ना, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना सूखा है। लेकिन फिर आपने यहाँ पे किताब रख दी
और उसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट आ गया 30 न्यूटन, तो इनके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा है, ये सब सेम है तीनों पैर, ये तीनों पैर पहले की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर अपना ये जो चौथा पैर है ना, जो चौथा वाला पैर है उसके ऊपर असर आ गया है। तो असर क्यों आ गया? 30 न्यूटन फोर्स और लग गई, 50 तो लगी रही थी, तो कुल मिला के उसके ऊपर 80 न्यूटन का रिएक्शन आ गया। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द 30 न्यूटन, 50 न्यूटन तो लगी रही थी, सो कुल मिला के 80 न्यूटन उसके ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब 30 न्यूटन एक्स्ट्रा आ गया, डिफर हो गया। N2 लिखा था हमने इसकी वैल्यू, ये बाकियों से ज्यादा आ गई है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, राइट। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि टेबल इस तरह टॉपल हो जाए, इट्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोलिए, जरूरी नहीं कि हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ऐसा नहीं करना कि आप टोटल फोर्स निकाल लो और फिर डिवाइड बाय 4 कर दो, वो तब कर सकते हैं अगर ये टेबल्स, ये बुक सेंटर पे होती, तो फिर आप ये करते कि 230 को 4 से डिवाइड करते, पर अभी नहीं कर सकते हैं, अभी इम्बैलेंस क्रिएटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आइडिया ना फ्यूचर में स्टेबिलिटी का भी आएगा इससे। ये क्या है? ये दिखा रखा है कि ये बंदा ना ब्लॉक को पुश कर रहा है, सीधा दिखा दो ना सर, इट्स क्वाइट इजी ना कि ऐसे दिखाओ सर, ये देखो ये ब्लॉक है और इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दी, सीधा दिखा दो। ये क्या है सर, इस तरीके से दिखा रहे हो ऐसे, ये तो पुल नहीं हो गया? अच्छा कोई बात नहीं सर, ऐसे नहीं दिखाओ, तो ऐसा मन नहीं है आपका दिखाने का, ये गलत आपने बना दिया है क्योंकि सर ये तो पुल हो गया है। कोई बात नहीं सर, फिर आप ऐसे दिखा दो सर, या तो पुल होता है या तो पुश होता है, ऐसे दिखा दो, ये एफ दिखा दो सर, अब सही है सर, देखो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे लगाई होती तो भी सही था, एफ इक्वल टू एम ए, तो दोनों सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है सर, बिल्कुल फर्क सर, एक में पुल एक में पुश है। मैंने कहा इक्वेशन तो सेम है यार, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, फिर फर्क क्या है? सर अंदर झांको, सिस्टम के अंदर झांको, क्या हो रहा है? अच्छा सिस्टम के अंदर झांका तो सर ये इसको पुश कर रहा था, अच्छा पुश से क्या होता है सर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आती हैं। कैसे आती हैं सर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट आती हैं। अच्छा इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल आगे आएगी और इसके ऊपर से नॉर्मल पीछे आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। पर मैन ने तो ताकत लगाई थी अपनी एफ आगे, पर ब्लॉक से रिएक्शन आ गया। अच्छा तो मैन जो है, जो ये फोर्स लगा रहा था आगे एफ, तो उसके ऊपर ही एन पीछे आ गई, तो मैन तो बेचारा कंप्रेस हुआ नहीं ना, बड़ा रहा, आगे उसको धक्का मारा है, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू एन के बराबर है ना, एफ की वैल्यू एन के बराबर है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा था, उस पर रिएक्शन आ रही थी, तो एफ एन के बराबर होगी। अच्छा और ब्लॉक की फ्री बॉडी, ब्लॉक के ऊपर तो एन है, अच्छा ब्लॉक के ऊपर एन है, एफ नहीं है, ओके ओके, ब्लॉक के ऊपर एन आ रहा है। अच्छा तो ब्लॉक के ऊपर एन है तो उसकी इक्वेशन बनी सर एन इक्वल टू एम है। अच्छा अब बात समझ में आई सर, एन एजेंट है, एन इज एन एजेंट, जैसे सर टेंशन वाज एन एजेंट, कब तक? जब तक आप पुल करते थे, तो तब एजेंट क्या थी? टेंशन। अब क्या करे? पुश कर रही है, तो एजेंट क्या है? नॉर्मल, द कॉन्टैक्ट फोर्स इज द एजेंट, एंड दिस इज अ करेक्ट वे। ऑफ कोर्स दोनों को मैचअप करोगे तो एफ इक्वल टू एन है तो एफ इक्वल टू एम ए बन जाएगा, पर आइडिया तो इंपॉर्टेंट है ना। There is supposed to be the contact force created and that contact force is basically pushing the block. अब हमने क्या करा, एक ऑर्डिनरी पुश और पुल की दुनिया से बाहर आ गए, ऑर्डिनरी पुश और पुल की दुनिया से बाहर आके नाम दे दिए हैं, नाम दे दिए टेंशन एंड नॉर्मल, एंड बोथ आर एजेंट्स, बोथ आर एजेंट्स, यहाँ पे नॉर्मल है। सो सर बात समझ में आती है, तो फिर आइडिया बढ़ाओ, आइडिया बढ़ा के 2 ब्लॉक्स ले आते हैं, देयर आर 2 ब्लॉक्स राइट नाउ, और हम क्या करें? फोर्स को अप्लाई करें, अब फोर्स को अप्लाई करके क्या होगा भाई? मूव करेंगे ये। अच्छा दोनों मूव करेंगे ऑफ कोर्स, पर फोर्स तो एक पे लगाइए, फोर्स तो एक पे लगाइए, कोई बात नहीं, फिर ए वाला ब्लॉक बी वाले को पुश कर लेगा सर, आप ए को पुश कर लो, ए वाला बी को पुश कर लेगा। मैंने कहा ये बढ़िया, ये बढ़िया बिल्कुल। अच्छा ये पुश कर लेगा, इसका मतलब ये जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है इसके परपेंडिकुलर फोर्स डेवलप होगी, क्योंकि पुश करेगा उसको, तो पुश करेगा तो ऐसे फोर्स लग जाएगी अवे फ्रॉम ईच अदर। इस पे एन आगे लगी और इस पे एन पीछे लगी। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूं उससे? क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट होता है, कई बार लैंग्वेज बदल देता है कि आप, कि आपको भाई बात समझ भी आई भी है कि नहीं। सो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, रिपीटिंग, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब ये नहीं बोला कि फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नहीं बोला फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, पर अपने को तो पता है ना कि इस बार इंटरैक्शन क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नहीं होती, इंटरैक्शन नहीं होती, फिर आगे वाला ब्लॉक थोड़ी मूव करता, पीछे वाला करता, पर इंटरैक्शन है, कॉन्टैक्ट है तो मूव करेगा।
फ्री बॉडी बनाओ, खत्म क्वेश्चन। किसकी? दोनों की बनाओ। तो पहले ए वाले ब्लॉक की बनाते हैं। ए वाले ब्लॉक पे एन पीछे लगी और अप्लाइड फोर्स आगे लगी और ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। मजेदार, फ्री बॉडी तो आगे वाले की है, आगे वाले के ऊपर तो एक ही फोर्स है एन, और जो कि छुपी हुई थी तो फ्री बॉडी से दिख गई। फ्री बॉडी ना बनाते तो पता ही नहीं चलता कि कौन दबा रहा है उसको, हमें लगता है वही फोर्स एफ ही उसको लेके जा रही है, एफ थोड़ी लेके जा रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स लेके जा रही है। तो इसकी फ्री बॉडी पे ये फोर्स कितनी लग रही है? एन लग रही है। कहां लग रही है? आगे। अब डिफाइंड है ना मोशन। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द मोशन। द कॉज ऑफ द मोशन क्या? पुश एंड पुल? नो, टेंशन एंड नॉर्मल। पुल करेंगे तो टेंशन, पुश करेंगे तो नॉर्मल। दीज आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। सो फिलहाल के लिए इस पे एक्सेलरेशन है। सर ये कैसे बोल सकते हो? तो बहुत सिंपल है, इसके डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी भी सेम है, वी लिख दो, वी सेम है। इसकी एक्सेलरेशन और इसकी भी अभी फिलहाल तो सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से, सेम एक्सेलरेशन, कनेक्टेड है ना मोशन। सीधा सीधा 1D है, अभी कोई पुली तो लगी नहीं है, पुली आएगी तो हो सकता है बदल जाए, फिलहाल तो नहीं बदली। तो फिर इजी है सर, देखो n इक्वल टू m है, कौन सा m? 2 kg, सो 2 into a। और सर ये जो पीछे वाला ब्लॉक है इसके लिए f माइनस n। सर ये कैसे? भैया आगे तभी जाएगा ना जब f की वैल्यू n से ज्यादा होगी, नहीं तो पीछे नहीं चला जाएगा। आगे जा रहा है ना, तो आगे कब जाएगा? फोर्स की वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा होगी, नॉर्मल तो पीछे लग रही है, फोर्स आगे लग रही है। सो नेट फोर्स कितनी हुई? f माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3 इनटू एक्सेलरेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। दैट इज f माइनस ऑफ n एज इक्वल टू 3 इनटू a एंड n इज इक्वल टू 2 इनटू a। अच्छा, सो n and n तो कैंसिल हो गया सर ऐड करके, बिल्कुल। So that is F as equal to 3 plus 2, 5 into A. Let's say the value for the force is given at 12 Newton, for example. So that is A as equal to 12 upon 5. So 5 to 10, 2.4 meter per second square sir value आ गई acceleration की। Very good. तो सर नॉर्मल की वैल्यू भी निकल गई। N is equal to twice into A, so 2 into 2.4, that is 4.8 Newton, and the idea is once again over. Once again over. Is there any way that we can do it in a more simplistic mannerism, और easy तरीके से? मैंने कहा yes, look at your system of interest. So this is my system of interest. मेरा interest क्या है कि A move करे या B move करे? सर दोनों move करे। So that is my system of interest. अब मेरे को इसके अंदर नहीं झांकने का है, मुझे अंदर नहीं झांकना। अंदर झांकूंगा तो N दिखेगी, झांकू ही ना तो फिर अनबैलेंस फोर्स दिख रही है 12 न्यूटन। So I applied a Newton second law क्योंकि उसमें nature of force होती नहीं है। That is simple net external force equal to the net mass into acceleration. So इसमें unbalanced force कितनी है? 12. What is the mass? That is 3 plus 2. So what is acceleration? सीधी सीधी आ गई 12/5, that is equal to 2.4 meter per second square. A मिली ना सर, n के लिए तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, तब तो थर्ड लॉ में जाना पड़ेगा, तब तो अंदर झांकना पड़ेगा। फिर देखा कि यार ये इस वाले पॉइंट को देख लिया, इस पॉइंट पे कितना धक्का लग रहा है, कहां लग रहा है? आगे को। किसको पुश कर रहा है? ये सिर्फ इसको। अब मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ यही है, तो इसको पर आगे लग गई। और किसको पुश करिए? सर आगे वाले को, पीछे वाले को थोड़ी करिए, आगे वाले को करिए। सो दैट इज सिंपली 2 into a, क्योंकि आगे वाले को पुश कर रही थी, तो 2 into a हो गया। सो दैट इज 2 into 2.4, दैट बिकम्स 4.8 न्यूटन। अच्छा सर ये वाला, ये किसको पुश करे? सर दोनों को करे। किसको करे? दोनों को। तो इस पॉइंट पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी ना, कोई तो लगा रहा होगा ना फोर्स, बंदा खड़ा होके लगा रहा होगा ना, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो किसके बराबर? सर आगे के दोनों मासेस के बराबर इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर दोनों को धक्का मार रहा है। अच्छा, मतलब ये वाला जो पॉइंट था पहले, ये यहाँ पे जो नॉर्मल थी, ये सिर्फ आगे वाले ब्लॉक को धक्का मार रही थी, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये दोनों को धक्का मार रही है। सो दोनों को धक्का मारी है। तो हमने कहा यार यहाँ वाली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को देखो, ये भी तो कॉन्टैक्ट आएगी ना यहाँ पे, उसको एन डैश रख लो, तो एन डैश की वैल्यू देखो। तो हमने एन डैश की वैल्यू देखी, किसको धक्का मारी थी? दोनों को। सो 3 plus 2, दोनों को धक्का मारी थी, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? 2.4। ये सर वापस से 12 न्यूटन आ गया। अच्छा, वो तो बात पहले से बता दी कि जब जितनी फोर्स लगाओगे उतनी कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे क्रिएट होगी। ये तो देखा था हमने यहाँ पे, F इक्वल टू N, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी कॉन्टैक्ट क्रिएट होगी। सर ये तो वही आर्टिकल है कि सर स्ट्रिंग होती है स्लैक, और आप उसको खींचते हैं, उसको टॉर्क करते हैं, तो जितनी आप फोर्स लगाते हैं उतनी टेंशन आती है।
तो जितनी फोर्स से हम पुश करेंगे उस पॉइंट पे उतनी ही नॉर्मल क्रिएट होगी उस पॉइंट पे। हाँ, आगे वाले पॉइंट पे डिफरेंट है। तो आइडिया को कंफर्म करते हुए जाते हैं ना, तो कंफर्म करते हुए हम चले तो हमने कहा 3 डब्बे आ गए, M1 M2 M3। अब इसको करो पुश, कर दिया जी पुश, तो तीनों कनेक्टेड मोशन की तरह चलेंगे आगे, तीनों कनेक्टेड मोशन की तरह आगे चलेंगे। इसकी भी एक्सेलरेशन, इसकी भी एक्सेलरेशन, इसकी भी एक्सेलरेशन, सबकी सेम आएगी। 1D कनेक्टेड मोशन है विदाउट पुली, सो कुछ अभी बदल नहीं रहा है ना। एक्सेलरेशन सबकी सेम है, पुली आती है तो फिर सब कुछ खराब कर देती है या सब कुछ वधिया कर देती है, अपना अपना नजरिया है। तो हमने क्या करा, तीनों की एक्सेलरेशन फिलहाल तो सेम है। अब क्या करना है, सो सर 3 है पॉइंट्स यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ पे रिएक्शन N1 है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N3 है। तीनों की वैल्यू निकाल दो, बस इतना करना है सर। मैंने कहा ओके डन, कोई बात नहीं, तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल N3 निकालते हैं। तो N3 तो सिर्फ इसी को धक्का मार रही है जी, सिर्फ इसी को धक्का मार रही है, दैट्स N3। So what is N3 equal to? That is simple equal to M3 into acceleration। सिर्फ उसी को धक्का मार, सिर्फ उसी को। ओके, सो अब आ जाते हैं N2 पे। सर N2 इन दोनों को धक्का मार दिया, इन दोनों को। सर इन दोनों की कंबाइंड फ्री बॉडी बना दो। ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। इनकी कंबाइंड फ्री बॉडी बनाओ सर, इनकी कंबाइंड फ्री बॉडी ये बन गई। अब मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों बॉक्सेस हैं और उनके ऊपर ये N2 लग रही है, यहां से ये N2 लग रही है इसके ऊपर, ये N2 लग रही है इसके ऊपर। अब मैं N3 को नहीं देख रहा, N3 पेयर में थी, N3 पेयर में थी, पर M3 पे राइट को लगती, M2 पे लेफ्ट को लगती, पर मैं तो देख ही नहीं रहा क्योंकि मेरा तो ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है और इसके ऊपर तो N2 लग रही है जो कि पीछे से M1 लगा रहा था। सो व्हाट इज N2? इन दोनों को लेके जा रहा है, दैट इज M2 प्लस M3 इंटू A। ये हो गया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और फिर मैंने चेक करा कि भाई ये N1 कितनी है। तो अगर N1 चेक करने बैठा तो मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट और बड़ा हो गया। अब मेरा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट तो ये पूरा बन गया। तो इसका मतलब ये N1 जो है, अब ये भाई तीनों को धक्का मार रही है, तीनों को, जैसे कि तीनों जुड़े हुए हो, एक यूनिट की तरह मूव कर रहे हो ये। और इसके ऊपर अब N2 तो दिखेगी नहीं, अंदर कौन झाके। N2 भी पेयर में लग रही थी, पर एक पेयर M2 पे, एक पेयर M1 पे, पर वो तो अंदर झाकते तो दिखता ना। हम तो बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर से तो इस पे एक ही फोर्स दिख रही है N1, बाकी तो बैलेंस होगी आपस में, N2 N2 N3 N3 बैलेंस होगी। अभी N1 क्या करिए, सब तीनों को लेके जा रही है। So what is N1 equal to? That is M1 plus M2 plus M3 into A, and the idea has been understood by all of us। कि हमने क्या देखना है, आगे वाला मास और उस किसको पुश मिल रहा है। तो इस सरफेस से सिर्फ इसको पुश मिल रहा था, इस सरफेस से इन दोनों को पुश मिल रहा था और यहां से इन तीनों को पुश मिल रहा था। तो वेरी सिंपल, N3 M3 इंटू ए, N2 आगे वाले दोनों मासेस इंटू ए और N1 आगे वाले तीनों मासेस इंटू ए। सो सिंपली डन दिस पर्टिकुलर आइडिया। सो ये डायग्राम इसलिए है कि बताने के लिए, कि दिखाने के लिए कि ये वाली फोर्स कहाँ से आती है। ये फोर्स भी कोई लगा रहा होता है, अपने आप नहीं आ जाती है। इट इज सपोज टू बी समवन पुशिंग ओवर देयर। इस वजह से यहाँ भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट होता है, तभी हमने इसको भी कैलकुलेट करा N1 को, और वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। बेसिकली जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी होगा, मतलब N1 जो है वो बेसिकली F के ही बराबर है। दैट इज अप्लाइड फोर्स ओवर देयर। N2 डिफरेंट है, N1 डिफरेंट है, अंदर जाके देखा हमने। That was our article for today, right? Introduction थी for the normal contact forces और different scenarios में किस तरीके से लगती है, vertical, horizontal, angle पे, radial। हमने सारे aspects को check करा, unbalance, balance aspects को check करा, stackings को check in करा, leaning ideas को check करा, और इसका basic origin क्या है, किस तरीके से लगती है, इसका atomic origin check करा, fundamental forces में इसको क्या बोलते हैं वो check करा, repulsive होती है, attractive होती है वो check करा। So a lot of things which we have done, it forms a basic of this article, and of course tomorrow we'll be advancing from here on, right? So कल same time पे मिलेंगे, we'll meet at the same time in the tomorrow morning। आपके बैच का टाइम यही है, so we'll meet up tomorrow morning and we'll take the study further। आज के लिए मैं sign out करूंगा।